नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की विषय अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 5 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसके 4 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम इसका 5वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखिए बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या था ये हम पढ़ेंगे। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन थे, जिसके नाम पर इस आयोग का नाम साइमन कमीशन रखा गया। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस कमीशन का कड़ा विरोध किया। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। जब यह कमीशन 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में पहुंचा, तब लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। जहां भी यह कमीशन पहुंचा, वहीं इसका स्वागत हड़तालों, काले झंडों तथा साइमन वापस जाओ के नारों के साथ किया गया। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु तक हो गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए क्रूर दमनात्मक उपायों ने राजनीति स्थिति को और खराब कर दिया। तो साइमन कमीशन क्या था बच्चों? यह कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इस कमीशन में क्या था कि इस कमीशन में जितने भी अधिकारी थे वो सारे अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति सम्मिलित नहीं था। और जब उसमें कोई भारतीय व्यक्ति सम्मिलित नहीं था तो भारतवासियों की समस्याओं को और परेशानियों का जो क्रम था वो जारी रहने वाला था। इसी के चलते इसका विरोध किया गया। और इस विरोध में क्या हुआ कि पुलिस अधीक्षक जो जेम्स ए स्कॉट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर क्या करवा दिया, लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से बीमार हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु तक इस प्रदर्शन में हो गई। अब है बच्चों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक सत्र लाहौर में आयोजित किया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सत्र में पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को एक बार फिर राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया तथा विभिन्न स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। तो इसमें पूर्ण स्वराज का क्या था बच्चों कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक सत्र जो था लाहौर में आयोजित किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इस सत्र में पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि पूर्ण रूप से भारत को क्या चाहिए थी? आजादी चाहिए थी। तो इसके लिए किसे चुना गया? इसके लिए गांधी जी को चुना गया और 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस समय मनाया गया और विभिन्न स्थानों पर तिरंगे को फहराया गया। अब है बच्चों क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनर्जागरण एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1924 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी तथा सचिन सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संघ का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना था। युवाओं ने एक बड़ी संख्या में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित किए गए। इन क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य विस्फोटक एवं बम बनाना, हथियारों या गोला बारूद की आपूर्ति करना, रेलगाड़ियों की पटरियों से उतारना, खजानों को लूटना, डकैती डालकर धन एकत्रित करना तथा कुख्यात ब्रिटिश अधिकारियों को मानना था। तो अब क्या हो गई थी बच्चों? क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी और गुप्त संगठन बनाए जा रहे थे क्रांतिकारियों के, जो क्या करते थे, जो वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे उनको मारने का
कार्य करते थे। और क्या कार्य करते थे? जो उनकी रेलगाड़ियां थी उनको पटरी से उतारने का कार्य करते थे, ताकि वो जो उनकी जो खजाना था वो लूट सके, डकैती कर सके और बम बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए धन को एकत्रित कर सके। अब बच्चों 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को गलत पहचान के कारण राजगुरु तथा भगत सिंह ने लाहौर जिला पुलिस मुख्यालय से निकलते समय जेम्स ए स्कॉट के स्थान पर एक एएसपी जेसी सैंडर्स की हत्या कर दी। जेम्स ए स्कॉट को लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए दोषी माना जा रहा था। इसी वर्ष चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी की सबसे सक्रिय सदस्य चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह थे। तो उस समय क्या हुआ था बच्चों? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को गलत पहचान के कारण राजगुरु और भगत सिंह लाहौर जिला पुलिस मुख्यालय से निकलते समय जेम्स ए स्कॉट के स्थान पर किसकी हत्या कर दी थी? सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और स्कॉट को वो क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि प्रदर्शन में उसने ही सभी निहत्थे भारतीयों पर क्या करवाया था? लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें एक भारतीय नेता की मृत्यु तक हो गई थी। इसी के चलते भगत सिंह और राजगुरु स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन उनकी किनकी हत्या हुई? उनके स्थान पर सैंडर्स की हत्या हुई। तो देखिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह तथा बी.के. दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में 2 बम फेंके। इस घटना का उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना नहीं, बल्कि ब्रिटिशों को अपनी क्रांतिकारी भावना से अवगत कराना था। वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। भगत सिंह और बी.के. दत्त जो थे वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा घबराना चाहते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना चाहते थे कि भारतीय भी किसी से कम नहीं है। इसके लिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा लंबी सुनवाई के पश्चात भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र का दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा दी गई। इस घटना के अन्य आरोपी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा देकर उन्हें अंडमान द्वीप समूह भेज दिया गया। 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? यहाँ पर भगत सिंह और फांसी दे दी गई थी और मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद भी मारे गए थे। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां सूर्य सेन के नेतृत्व में सुनियोजित तथा सशक्त थी। 1930 ईस्वी में 3 युवा क्रांतिकारियों बिनोय बोस, बादल गुप्त तथा दिनेश गुप्त ने बंगाल के महानिरीक्षक को मार डाला। ये तीनों अन्य क्रांतिकारियों को आश्रय देते थे, संदेहवाहकों के रूप में कार्य करते थे तथा कभी कभी ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला भी करते थे। प्रतिलता वाडेदार तथा कल्पना दत्ता इन गतिविधियों में सक्रिय महिला क्रांतिकारी थी। तो उस समय पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर क्या कर रही थी? क्रांति में अपना हिस्सा, अपना सहयोग दे रही थी। अब बच्चों चतुर्थ चरण 1929 से 1939 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया। नमक कानून को तोड़ने के लिए इसे दांडी मार्च के साथ प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव तक यह मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल को गांधी जी व उनके अनुयायियों ने वहां पहुंचकर नमक कानून उल्लंघन करते हुए नमक बनाया। तो नमक पर क्या कर दिया था? ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बना दिया था, जिसे तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। यह आंदोलन भारतीयों के ब्रिटिश कानूनों तथा ब्रिटिश शासन के अधीन रहने की अस्वीकृति थी, यानी कि वो जो ब्रिटिश सरकार के नियम थे, कानून थे, भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं थे। यह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। तमिलनाडु में सी राम राजगोपालाचारी ने भी तिरुचिरापल्ली से वेदा रामायण तक
इसी प्रकार के मार्च का नेतृत्व किया। उत्तर पश्चिमी सीमांत के प्रांतों में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फर खान द्वारा किया गया तथा गुजरात में सरोजनी नायडू ने नमक डिपो के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नमक कानून के उल्लंघन तथा प्रदर्शन के अतिरिक्त लोगों के वन कानून, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा अनुचित भूकर एवं अन्य करों के भुगतान करने से इनकार कर दिया। इन विरोधों में स्त्रियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। तो इस कानून में हुआ क्या था बच्चों, इस कानून में जो आंदोलन हुआ था तो उसमें गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं सभी का आप त्याग कर दो, केवल और केवल स्वदेशी चीजों को ही अपनाओ, उन्हीं का उपयोग करो। इसी के कारण हम अंग्रेजों की जो आर्थिक शक्ति है उसको क्षीण कर पाएंगे और जितने भी कर उन्होंने उस समय लगाए थे सभी को देने से भारतीयों ने इनकार कर दिया था और इसमें पुरुष ही नहीं महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण देश इस आंदोलन में सम्मिलित हो गया, किंतु यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था। सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए दमनात्मक नीतियों का प्रयोग किया। गांधी जी तथा जवाहरलाल नेहरू जी के साथ साथ लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। नवंबर 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, किंतु इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। केवल मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। यह सम्मेलन असफल हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे गांधी जी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते के अनुसार उन सभी राजनीतिक कैदियों को आजाद कर दिया जाएगा जो आंदोलन में केवल अहिंसात्मक क्रियाओं में सम्मिलित थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार भी दिया, जिसके बदले में कांग्रेस आंदोलन को स्थगित करने तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। तो इसमें बच्चों हुआ क्या था, इसमें गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसमें जो अहिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग थे, जो अपनी बात को ब्रिटिश सरकार के सामने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही शांत स्वभाव में रखना चाहते थे, उन लोगों को रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए, किंतु यह सम्मेलन असफल रहा क्योंकि ब्रिटिश कांग्रेस की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी के वापस आने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया, जो 1934 ईस्वी तक जारी रहा। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये गांधी जी ने शुरू कर दिया, दोबारा से शुरू कर दिया था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों की मांग को पूरा करना नहीं चाहती थी। तभी इस आंदोलन का दोबारा से प्रारंभ हुआ। अब है बच्चों तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। तो 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और यह भी असफल हो गया। गांधी जी ने विरोध किया तथा भूख हड़ताल की। गांधी जी समेत कई मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस प्रतिबंधित कर दी गई। लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया। संपूर्ण भारत के लोगों ने सरकार के इस व्यवहार का विरोध किया, लेकिन बिना किसी सशक्त नेतृत्व के आंदोलन अपनी शक्ति खो दी तथा 1934 ईस्वी में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो इसमें क्या हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 1932 ईस्वी में जो था वो आयोजित किया गया था और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए ये असफल हो गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया था, भूख हड़ताल की, और गांधी जी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था और इस समय लाखों लोगों को जो था वो जेल भेजा गया। संपूर्ण भारत के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बिना किसी सशक्त नेतृत्व के आंदोलन ने अपनी शक्ति खो दी, यानी कि किसी को इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं था। अब है भारत सरकार अधिनियम 1935।
अगस्त 1935 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम की घोषणा की। इस अधिनियम ने भारतीय प्रांतों तथा रियासतों को संयुक्त कर दिया तथा प्रांतीय स्वशासन के विस्तृत उपाय दिए गए, किंतु सरकार को वीटो का विशेष अधिकार दिया गया। मंत्रियों को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। 1937 ईस्वी में इस अधिनियम के तहत कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। चुनाव में 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाकर कांग्रेस ने उल्लेखनीय कार्य करके अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया। तो ये था बच्चों भारत सरकार अधिनियम, जिसमें कांग्रेस ने क्या किया था, अच्छे अच्छे कार्य किए थे और अपनी जो पहचान थी वो बना ली थी और अपने आप को लोकप्रिय बना लिया था। तो देखिए बच्चों, आज हमारा इस पाठ का यह भाग यहीं समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो भी हमारी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।